हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, यूपी एसआई एएसआई जो कॉन्फिडेंशियल मिनिस्ट्रियल और क्लैरिकल वैकेंसी है, उसके बारे में जो है आज का जो ये टॉपिक है, टॉपिक क्या है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये एग्ज़ाम किस डेट को हुआ था, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 22 दिसंबर 2018 को। ठीक है, एसआई एएसआई। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। और एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो इसका जो क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और हालांकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 200 क्वेश्चन है, तो अब पूरा का पूरा एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा। पहले 2 पार्ट्स, ठीक है, आज की वीडियो में जो है पहले 2 पार्ट्स कवर होंगे। ठीक है, पहला जो हिंदी वाला पार्ट है, हिंदी, साथ में इसके कंप्यूटर है। ठीक है, हिंदी कंप्यूटर। और दूसरा जो डिस्कस करूँगा, सामान्य जानकारी, जो कि जनरल अवेयरनेस और आपका सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो है डिस्कस किया जाएगा आज की वीडियो में। पहले 2 सेक्शंस कवर किए जाएंगे और दूसरे जो 2 सेक्शंस हैं, जो कि आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता वाला है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश में कह सकते हैं, और मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और जो चौथा सेक्शन है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो में आपको जो है बेसिकली पहले जो 2 सेक्शंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो गाइज बने रहिए पूरे वीडियो में। और अगर अच्छा लगता हो चैनल पे जो कंटेंट जो भी प्रोवाइड किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं अगर अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, बाकी तो हाँ, बुराइयाँ करने के लिए तो खैर दुनिया पड़ी हुई है। ठीक है, तो उनको तो मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन हाँ, जो अच्छे हैं वो प्लीज़ जो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 का। ठीक है, सेक्शन 1 जनरल हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें 01 कर दिया था उन्होंने, कैटेगराइज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत भारत के कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन सी दिशा में स्थित है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राजा भोज का सपना नामक जो कृति है, जो बुक है, उसका जो लेखक कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखते रहिए, एक आइडिया लेते रहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। माइट भी इस बार डिफरेंट हो सकता है पैटर्न। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न जो डिपेंड करता है जो जिस कंपनी को टेंडर दिया जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एंटर करती है। तो ये ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ, सिलेबस को समझना है कि आप एक तरफ सिलेबस पकड़िए, दूसरी तरफ क्वेश्चंस देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद एक एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से सही वाक्य चुनें। इसमें से आपको सही वाक्य चुनना है। देखिए, यानी कि शुद्ध अशुद्ध वाला हो गया, ये क्या हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो पहला देखिए, ए लिखा हुआ है, अनेकों श्री कृष्ण के नाम है, बिल्कुल ये गलत हो गया। ये कहीं से भी सेंस नहीं दे रहा है सेंटेंस। नाम है अनेकों श्री कृष्ण के, ये भी गलत। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम नहीं होगा, अनेक नाम होगा। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों में से सही मुहावरा भरना है। ठीक है, जो नीचे मुहावरा सेंटेंस एक दिया हुआ है, इसमें सही मुहावरा कौन सा आ सकता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को डैश तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे तैयार हो जाना चाहिए, सिंपली आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन से, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कमर कसकर। ठीक है, इसका मतलब क्या, कमर कसकर, यानी कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ जो है तैयार हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो है मुहावरा यहाँ पर बिल्कुल सही सेंस देता हुआ। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है, ये बताना है आपको। छत्रसाल दशक जो है भूषण की रचना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बहुत ही कॉमन सी बात है, जहाँ पर कवियों की बात आती है, जो सबसे प्रथम कवि है वो है सरहपाद। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, जो एक या एक से ज्यादा वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुवचन कहते हैं। देखिए, कितना इजी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुने, फिर से शुद्ध अशुद्ध आ गया। वह जाने कैसे कि मैं जी रहा हूँ, बिल्कुल सही सही नहीं है,
कहीं ना कहीं सेंस नहीं दे रहा। मैं कैसे जीवित वह क्या जाने, बिल्कुल गलत। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, डी वाला देखिए, वह जाने कि मैं कैसे जीवित हूँ, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध अशुद्ध या जो ऐसे इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्य के लिए सही शब्द भरकर मुहावरा पूरा करें। एक मुहावरा वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। आजकल ऐसी इमारतें बनती हैं जो डैश से बातें करती हैं। किससे बातें करती हैं? जमीन से, आपस में, एक दूसरे से, या आसमान से? बिल्कुल आसमान से बातें करते हैं, यानी गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, दिए गए मुहावरे की सहायता से वाक्य पूरा करें। छोटू अपने घर वालों के डैश बन गया है। घर वालों का क्या बन गया है वो, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बिल्कुल गले का हार जो है सही उत्तर हो जाएगा डी। बाकी जो तीन आप देख रहे हैं, ये जो तीन मुहावरे कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये मैच करना है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर रचनाकार का नाम दिया हुआ है बाईं तरफ, और दाएं तरफ आपको रचना का नाम दिया हुआ है, और आपको मैच करना है कि कौन सी रचना किसकी है। इसके हिसाब से आपको मैच करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, अगर श्रीलाल शुक्ल की बात करें, ठीक है, इनकी जो एक रचना है, आपको रचना से मैच करना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा एग्जाम को क्लियर करने के लिए थोड़ा ये साहित्य वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं, कौन सी बुक किसने लिखी, ठीक है, कौन सी रचना के रचनाकार कौन है, ये चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर श्रीलाल शुक्ल की बात करें तो राग दरबारी जो है इन्होंने लिखी है। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है हिमतरंगिनी। तो अगर आप मैच द फॉलोइंग वाले ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप थोड़ा सा इसी आइडिया से क्लियर कर सकते हैं। कि जैसे दो मैच कर गए तो फिर आप उनको ऑप्शंस में ढूंढिए कि ऑप्शंस में जैसे ए का क्या है, ए वाले को हमने किससे मैच किया है, थर्ड वाले से। तो ए वाले का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन बी का किससे मैच हो रहा है, वन से। तो बी का मैच वन खाली यहीं पर है। ठीक है, तो ये आपका यहीं पर सॉर्ट आउट हो गया कि बी मेरा आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शंस में बिना बढ़े भी आप, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे गिरिराज किशोर है, सी वाला, गिरिराज किशोर का उन्होंने लिखा हुआ है ढाई घर, राइट। और केदारनाथ सिंह ने लिखा हुआ है अकाल में सारस। तो इस तरीके से आप जो है मैच कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। एक बात और बता दूं, पिछली बार क्यों टफ हो गया था ये एग्ज़ाम क्लियर करना। पहला तो खैर कंपटीशन कम था, सिर्फ ओ लेवल वाले ही अलाउड थे, लेकिन फिर भी कई लोग आ गए थे। कंपटीशन के डर से कई लोगों ने नहीं किया कि क्या पता रिजेक्ट हो जाएंगे, अप्लाई नहीं किया। ठीक है, बहुत लोगों ने। और दूसरा एग्ज़ाम जो है 50% क्राइटेरिया था हर सेक्शन में, अभी तो 35% है। पहले जो है 50% था, तो अब इजी हो गया है कहीं ना कहीं। और इस बार ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, इस बार ज़्यादा मेहनत करनी है। 12th क्वेश्चन, हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बिल्कुल आप लोग सभी जानते हैं, पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया है हिंदी के क्षेत्र को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये एक जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 13 से 17 का। तो बिल्कुल पैसेज आप देख सकते हैं, और जब पीडीएफ अपलोड होगा तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं उसको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं खाली आपको इनके जो है आंसर्स वो बता देता हूँ। जैसे इस पैरा के बेसिस पे प्रशांत महासागरीय खंड किस भाषा परिवार से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलय पॉलिनेशियन परिवार। दूसरा, विश्व के भाषा खंड कितने हैं? तो ये हैं 4। ठीक है, अफ्रीका खंड की भाषा इनमें से कौन सा नहीं है? अफ्रीका खंड की भाषा जो है इसमें आपका बांद है, सूडान है, बुशमैन है, चीनी नहीं है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा चीनी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16th क्वेश्चन, भाषा का परिवार अर्थ क्या, भाषा का पारिवारिक अर्थ क्या है? भाषा का पारिवारिक अर्थ है विश्व की भाषाओं को परिवार में बांटना, सिंपली। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय भाषा, सॉरी, यूरोपीय परिवार की भाषा इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है बतानी है आपको? यूरोपीय परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? जो यूरोपीय परिवार है उसमें उसकी लैंग्वेज में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो इनमें से नहीं आती है? जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं आएगी उसमें? बिल्कुल बाकी सारी आती हैं, एक नहीं आती, जो तमिल। ठीक है, तमिल भाषा नहीं आती है।
तो इसका ये उत्तर हो जाएगा आपका डी। 18वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2010 में उदय प्रकाश द्वारा रचित किस रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बताना है आपको। उन्हें सम्मानित किया गया था मोहनदास, ठीक है, इस रचना के लिए, मोहनदास जो उनकी रचना है उसके लिए पुरस्कृत किया गया था। जयशंकर प्रसाद का काव्य, नीचे जो 4 काव्य दिए मैंने, जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, कामायनी लिखा है। डी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद का आधार है, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में मौलिक भेद का आधार बताना है। तो बेसिकली जो पश्चिमी और पूर्वी हिंदी का जो मौलिक भेद का जो बेस है, जो बेसिस है, वो क्या है आपका, व्याकरण और उच्चारण में अंतर। सिंपली व्याकरण और उच्चारण में अंतर यही है। और दूसरा भौगोलिक क्षेत्र में अंतर। तो ये थोड़ा सा जो है ऑप्शंस का यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा बियास्ड ऑप्शन है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन इसके होंगे। 21वां क्वेश्चन, निम्न वाक्य के लिए सही शब्द भरें। डैश खाने के बाद ही लोगों की आंखें खुलती हैं, क्या खाने के बाद लोगों की आंखें खुलती हैं, ठोकर खाने के बाद। बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से जल्दी जल्दी करते हैं। 22 क्वेश्चन, निम्न में से गाय शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। गाय शब्द का बहुवचन रूप क्या है आपको बताना है इसमें। तो ये है आपका गायें, और बाकी आप चेक कर लें, कोई सा भी नहीं होता। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है ब्रज भाषा और बुंदेली, ठीक है, ब्रज भाषा और बुंदेली। हिंदी में 2018 के युवा पुरस्कार के लिए आस्तिक वाजपेयी को किस विधा के लिए नवाजा गया था, किस एरिया के लिए उनको जो नवाजा गया है, ठीक है, वो बताना है आपको यहाँ पर। तो उनको नवाजा गया था कविता के लिए। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है, इनके कवि कौन है वो आपको बताना है। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, ये हैं इसके कवि इस रचना के। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कंप्यूटर नॉलेज का पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कंप्यूटर नॉलेज। पहला क्वेश्चन है आई मैप। आई मैप एक मानक ईमेल प्रोटोकॉल है, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो मेल सर्वर पर ईमेल संदेश संग्रहित करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को संदेशों को देखने के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। आई मैप का पूर्ण रूप क्या है, आई मैप का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर। तो आई मैप का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह पढ़ना है आपको, और बिल्कुल कंप्यूटर के लिए मैं एक अलग सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ड्रॉबैक बताना है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट की जो मुख्य कमी है वो क्या है, ठीक है। फ्लो चार्ट की जो मुख्य कमी, सबसे बड़ी कमी, फ्लो चार्ट क्या होता है आप बताएं। फ्लो चार्ट एक स्टेप बाय स्टेप एक डायग्राम होता है जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंचाता है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि लंबा और जटिल होता है काफ़ी, ठीक है, काफ़ी लंबा है, काफ़ी जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको समझने के लिए भी टाइम चाहिए, और इजीली आप समझ भी नहीं सकते, ठीक है। तो जटिल है, काफ़ी ज़्यादा क्लमजी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फ्लोज मेक्स इट क्लमजी, लंबे और जटिल प्रवाह इसे अनगढ़ बनाते हैं, यानी कि काफ़ी ईजी नहीं रह जाता है। ENIAC का फुल फॉर्म बताना है आपको यहाँ पर। ENIC का क्या फुल फॉर्म है, तो ENIC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 28वें का उत्तर हो जाएगा बी। 29वां क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई फिजिकल स्टोरेज यूनिट कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका सेक्टर, तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये फ्लो चार्ट जो कह रहा है, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिया गया फ्लो चार्ट किसकी करने के लिए है। एक जो नीचे आपको फ्लो चार्ट आप देखेंगे, पता नहीं किसकी गणना कर रहा है ये फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में आप एक चीज देखिए, ए बराबर एन गुणा एन, ठीक है, ए इक्वल टू एन इंटू एन, यानी एन स्क्वायर किसकी गणना कर रहा है, ए की वैल्यू निकालेगा लेकिन कैलकुलेट क्या करेगा, एन स्क्वायर। तो उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फ्लो चार्ट के काफ़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पर।
सीपीयू की गति, शक्ति और क्षमता को किस प्रकार का मेमोरी आकार प्रभावित करता है? 31 क्वेश्चन। सीपीयू की गति, शक्ति और क्षमता को किस प्रकार का मेमोरी आकार प्रभावित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका रैम। सिंपली हमको पता है रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है जो कि सीपीयू की स्पीड, कई बार आपने सुना होगा मोबाइल में भी आप देखते हैं, सिंपली समझने के लिए जब भी आप मोबाइल परचेज करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि इसकी रैम क्या है। सबसे पहले माइंड में आता है इसकी रैम क्या है, क्योंकि इसकी कहीं फंक्शनिंग इसकी हॉल्ट तो नहीं होगी या कहीं रुकेगा तो नहीं, इसलिए 8 GB का मोबाइल लेते हैं, ठीक है, जिसकी जिसकी रैम 8 GB हो। तो इसका मतलब कि उसकी शक्ति, क्षमता और जो उसकी गति है उसको मेजर करने के लिए जो सीपीयू का जो मेन जो पार्ट है वो क्या है? रैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ज़्यादा आगे हो गया। चलिए गाइस, एचटीटीपी द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो एचटीटीपी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यूज़ करता है सभी को पता है इसका 80। इसको आप याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में और इसका उत्तर 80 ही होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट लेने हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर कोई प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो लेज़र प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो कई बार हम माइंड में यही लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन लेज़र प्रिंटर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसा अक्सर होता है, लेज़र प्रिंटर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस एप्लीकेशन श्रेणी से संबंधित है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है आप सभी को पता है? वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ये है वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आता है। आगे तो देखिए, आपको यहाँ पर एक पोर्ट दिख रहा है। ठीक है, ये एक पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। आपको बताना है कि ये जो पोर्ट है किस टाइप का पोर्ट है। ठीक है, किस टाइप का पोर्ट है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, आप देख रहे हैं इसमें जो पोर्ट में जो भी आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो पैरेलली बने हुए होल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? पैरेलल होल्स हैं। तो ये क्या है? एक पैरेलल पोर्ट है। क्या है? पैरेलल पोर्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। 35वां क्वेश्चन देखिए, जब माउस किसी एचटीएमएल पृष्ठ में किसी निश्चित टेक्स्ट पर इंगित करता है तो यह हथेली के आकार की छवि में बदल जाता है। इस तरह के टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा जब भी आप किसी वर्ड फॉर्मेट में या कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट आप रीड कर रहे हैं, पीडीएफ रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी ऐसे टेक्स्ट पर जो ब्लू कलर में होता है, ब्लू कलर से अंडरलाइंड होता है, तो वहाँ पर आकर जो है आपका जो कर्सर है वो अ, हाथ की शेप में आ जाता है। ठीक है, वो कर्सर का जो है वो बदल जाता है, जो स्ट्रक्चर है। तो ऐसे फॉन्ट को क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके के टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? हाइपर टेक्स्ट। यानी एचटीएमएल से कोडेड टेक्स्ट होता है वो, इसलिए उसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। कई नेटवर्क्स को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? जो बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ दे, ऐसे नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट। आपको बिल्कुल पता है, ये इंटरनेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेक्टर इमेज प्रयोग करने का एक लाभ है? वेक्टर इमेज, वेक्टर इमेज क्या है बेसिकली? वेक्टर इमेज आपका जो है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, जो वेक्टर कलर की जो आपकी इमेजेस होती हैं उसकी जो वैल्यू होती है और जो रिजोल्यूशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा वैसे का वैसा ही रहता है, आप उसको चाहे कितना भी स्केलिंग करें, उसकी डी स्केलिंग करें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। 37वें का उत्तर हो जाएगा ए। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बाइट किसके बराबर है? एक बाइट आपको पता है 8 बिट्स के बराबर होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, रिजेड T32। ठीक है, REGED
32 क्या है? रिजिड 32 क्या होता है? रिजिड 32 है आपका बेसिकली ए टूल दैट इज यूज टू व्यू एंड मॉडिफाई विंडोज रजिस्ट्री। विंडोज की रजिस्ट्री को मॉडिफाई करने के लिए जो टूल है वही है REGD 32। इससे आप क्या कर सकते हैं, जो विंडो की रजिस्ट्री है उसको देखने के लिए और संशोधित करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए रन कमांड में क्या डालना चाहिए, यानी कि क्या दर्ज किया जाना चाहिए? देखिए सिंपल, इस बात को आप याद कर लें, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भी याद कर लें। विन वर्ड, जब भी आप सॉरी विन वर्ड विन वर्ड आप लिखेंगे तो आपका जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है, रन कमांड में। और रन कमांड चलाने के लिए विंडो बटन +R, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट मशीन यूज फॉर कंप्यूटेशन, ठीक है। कंप्यूटिंग करने के लिए सबसे पुरानी मशीन कौन सी है? एबेकस है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ होगा तो सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इनमें से जो है बेसिकली twitter.com है, ठीक है। बाकी तो जो आप देख सकते हैं rediffmail.com, gmail.com, amazon.com, ठीक है। तो ये सारे जो है आपका ईमेल के सर्वर्स हैं, ठीक है। उस सुविधा का नाम बताइए जो परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को संरक्षित करने के लिए वर्ड प्रोसेसर को आदेश देता है। नेम द फीचर दैट कमांड्स द वर्ड प्रोसेसर टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन। एक डिफाइंड मार्जिन के अंदर जो पूरा का पूरा टेक्स्ट फिट कर दे, उस कमांड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ड रैप, ठीक है। वर्ड रैप के जरिए आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर उसके अंदर आप उसको एडजस्ट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको एडजस्ट कर देते हैं टेक्स्ट को। ये होता है आपका वर्ड रैप। 44 क्वेश्चन, कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए महत्वपूर्ण दो प्रकार की एफिशिएंसी की पहचान करें। जो दो एफिशिएंसी चाहिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? पहला तो स्पेस, दूसरा टाइम एफिशिएंसी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर एल्गोरिथम के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NIC एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो कंप्यूटर में स्थापित है ताकि इसे किसी नेटवर्क से जोड़ा जा सके, ठीक है। NIC आपने बहुत जगह देखा होगा। NIC का फुल फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक HTML टैग नहीं है? एक HTML टैग नहीं है जो वो आपको बताना है यहाँ पर। देखिए सेलेक्ट जो है बिल्कुल HTML टैग है, ठीक है। इनपुट भी है, टेक्स्ट एरिया भी है। जो नहीं है वो है लिस्ट। लिस्ट जो है कोई भी टैग नहीं है HTML का, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। 46 का उत्तर हो जाएगा बी, राइट। सी नहीं बी, सॉरी। 47 क्वेश्चन, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर काम करता है? SNMP किस पोर्ट पे काम करता है? देखिए याद रखिए, SNMP हमेशा 161 पे काम करेगा, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी नीति एंटरप्राइज मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है? एंटरप्राइज मोबिलिटी, एंटरप्राइज मोबिलिटी का मतलब क्या है बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंटरप्राइज मोबिलिटी मतलब कि जब भी आप कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं से भी काम कर सकें। सपोज मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ, अब मैं गया US, तो US से भी मेरे को काम करना है अपने सिस्टम पे लॉगिन करके। लेकिन ये मैं कैसे कर पाऊंगा? जब मेरे पास एक्सेस प्रिविलेज होगा, ठीक है, यानी कि मैं सिस्टम को एक्सेस कर सकूं कहीं और बैठकर। तो ये फैसिलिटी मेरे को चाहिए होगी, तभी एंटरप्राइज मोबिलिटी काम करेगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा एंटरप्राइज मोबिलिटी क्या होता है, और इससे क्या किस वजह से, किस पॉलिसी की वजह से मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा? अगर मेरे पास प्रिविलेज की एक्सेस करने की जो है फैसिलिटी होगी, या राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू एंड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपने बंद करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की है? ESC जो है बहुत जगह काम आती है, तो इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आपको क्लोज करना है, तो आप ESC बटन दबाएं, प्रेजेंटेशन वहीं पर रुक जाएगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल डोमेन नामों को विघटित करने के लिए यूज किया जाता है? यानी कि विच प्रोटोकॉल डील्स विद रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स
तो बिल्कुल डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ये होता है आपका इसका करेक्ट आंसर, ये हो गया बी। चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसके भी 50 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने। सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज चारकुला ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का चारकुला क्या है? चारकुला क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको बताना है। बिल्कुल ब्रज भाषा, सॉरी, ब्रज रीजन का एक जो है फोक डांस है, एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2016 में शुभारंभ की गई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक है, इसका नाम क्या है? ये बताना है आपको। अब पुराना करंट अफेयर हो गया, जरूरी नहीं इस बार पूछेंगे, इस बार तो नए करंट अफेयर आएंगे, लेकिन फिर भी इसका आंसर था प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना, बी इसका करेक्ट आंसर था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है वो? त्रिनेत्र, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, ढोल बजाना और नाच शामिल है? अनुष्ठान गायन यानी रिचुअल सिंगिंग और ड्रम बजाना और डांस करना जो है शामिल है इसमें, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल संकीर्तन, ये कौन सा फॉर्म है? संकीर्तन है ये डांस फॉर्म। अगला क्वेश्चन, अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो ये संगठन जो स्थापित किया गया था वह आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो बिल्कुल एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को बिल्कुल दिमाग में बिठा कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, ठीक है। ये था आपका ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? सबसे पहला जो सार्क मेला आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला और भारत और एक दूसरे के बीच की सीमा पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा देश है? तो ये आपको इसका उत्तर बताना है आपको। माउंटेन रेंज पूर्वांचल इज सिचुएटेड अलोंग विद बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री। वो दूसरी कंट्री कौन सी है उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है बिल्कुल म्यांमार यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है? आप देखिए सारे ऑप्शंस देखिए, इसमें आपको बताना है कि एफडीआई की जो आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो किस में है? परमाणु ऊर्जा में नहीं है, रेलवे परिचालन में भी नहीं है अभी फिलहाल, लॉटरी व्यापार में भी नहीं है, नागरिक उड्डयन, ठीक है, बिल्कुल सिविल एविएशन जो आपका जो हवाई यात्रा की जो फैसिलिटी है वो, उसमें जो है अदर कंपनीज भी, बाहर की कंपनीज भी काम कर रही हैं इंडिया में, एफडीआई की फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। 61 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिकार क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन्स द प्रोविजन फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी हैविंग जुरिडिक्शन इन ऑल जुडिशियल केसेस? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भाग 5, पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में करकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में झाचेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? कॉमन क्वेश्चन, आईटीबीपी, ठीक है। राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? यह आपको बताना है, राजेश अग्रवाल ने किया था। अगला क्वेश्चन, 64th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन
इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया। बिल्कुल, ये यहाँ पर कुतुब मीनार की बात हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीआरपीएफ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में है। बिल्कुल, 65 का उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है आपका वाराणसी में। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल देखने के लिए मिल सकते हैं, तो बिल्कुल यूपी को पढ़कर जाना है। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 68वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि डेवलपर्स एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुसार पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करते हैं, तो यूपी सरकार द्वारा इनाम के तौर पर फ्लोर एरिया रेशियो का कितना प्रतिशत दिया जाएगा? ठीक है, ये आपका जो है आपका जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछ दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 5%। ठीक है, 5% जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग नवंबर 2018 हु अमंग द फॉलोइंग वाज सर्विंग एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश? नवंबर 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्यरत थे? तो ये है आपका अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने 2015 में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इसके साथ किया था, बांग्लादेश के साथ किया था, तो उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की? ये दर्ज किया आपका नागालैंड ने। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73, नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे? तो कौन, आपको ये बताना है इनमें से कौन जो है 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे थे? न्यायमूर्ति एस रफत आलम। ठीक, उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, एम्पियर क्या है आपको बताना है। एम्पियर क्या है? बेसिकली एम्पियर है आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है। ठीक है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? आपको नगर पालिकाएं बतानी है, तो बिल्कुल 630 नगर पालिकाएं हैं उत्तर प्रदेश में। अब करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, IWT सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? ये बताना है आपको। सिंधु, चेनाब और झेलम। सी हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर के तहत टैक्स लिया जाता है? तो वो है आपका सोने के आभूषण। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी। तो 77 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठन द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा गया है? जो आपका सोशल मीडिया के थ्रू जो भर्ती की जाती है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू जो भर्ती की जाती है उसको क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। उसको कहा जाता है सोशल मीडिया हायरिंग। ठीक है, सोशल मीडिया से हायरिंग हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया हायरिंग उसका नाम हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये थोड़ा सा एक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल एज अ अवेयर सिटीजन ऑफ कंट्री और स्टेट हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अब एक NEFT के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स कही गई हैं यहाँ पर। ठीक है, NEFT क्या है? NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो बैचेज में ट्रांजेक्शन का निपटारा करने वाले डिफर्ड नेट सेटलमेंट सिस्टम के आधार पर काम करता है। बिल्कुल, पहला जो है सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो NEFT क्या है, बैचेज में काम करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, RTGS ट्रांजेक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान लगातार चलती रहती है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ये जो ट्रांजेक्शन पूरे बैंकिंग बिजनेस घंटों के दौरान कार्य करते हैं। बिल्कुल, ये जो चलता रहता है लेकिन बैचेस में क्लियर होती है ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब कभी भी आप कर सकते हैं। RTGS सिस्टम मुख्य रूप से बड़ी राशि के ट्रांजेक्शन के लिए होता है। बिल्कुल सही। भारत के सभी बैंक की शाखाएं RTGS सक्षम हैं, ये गलत है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो अभी भी RTGS फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो डी वाला जो गलत है, बाकी तीनों सही हैं।
तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या आता है वो आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, वो आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है यहाँ पर। ठीक है, पहला है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का सेट है जो कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल सही। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का परिवर्तनीय हिस्सा है जबकि हार्डवेयर अपरिवर्तनीय भाग होता है। बिल्कुल। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल सही, यानी कि तीनों के तीनों जो है ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो उत्तर हो जाएगा डी। कथन 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, जीनोम एडिटिंग क्या है, यह आपको बताना है यहाँ पर। जीनोम एडिटिंग किसे कहते हैं? जीनोम एडिटिंग बेसिकली क्या है, कोई एक कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। उत्तर हो जाएगा सी, 81 का सी। इन इंडियन बैंकिंग व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी एंड केवाईसी? बिल्कुल, एज अवेयर नागरिक आपको ये पता होना चाहिए। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड और केवाईसी का होता है नो योर कस्टमर। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इस संगठन का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। सार्क की स्थापना हुई थी, इसका जो फुल फॉर्म है वह साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 83 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था और 1978 में हुआ था। ठीक है, तीसरी बार कब हुआ? 8 नवंबर 2016। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के कृत्यों के अपराध के लिए दंड क्या है? यानी कि अंडर सेक्शन 66F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म? ठीक है, साइबर टेररिज्म के एक्ट के अंदर आपको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है 66F में? ठीक है, इसके तहत अगर आप अपराध करते हैं तो इसके लिए है 15 साल की कैद या फिर 15 लाख तक का जुर्माना। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेवर साझाकरण और कनेक्टिंग के लिए निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया साइट लोकप्रिय है? ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फॉर प्रोफेशनल शेयरिंग एंड कनेक्टिंग, फेसबुक। ठीक है, सभी को पता है, मोस्टली सभी यूज करते हैं। मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, ये आपको बताना है। मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? आपको पता है, बिल्कुल पत्रकारिता के अंदर जो है पुलित्जर प्राइज आपको हमेशा दिया जाता है। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, पत्रकारिता, जर्नलिज्म। नवंबर 2018 तक संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव कौन है? पुराना क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल चांसेस नहीं है ऐसा पूछे जाने के, लेकिन अब करंट में इनसे रिलेटेड न्यूज़ आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरेस, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में रेलवे और सामान्य बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। कौन थे? अरुण जेटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? चंडीगढ़ है, बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? अंडर हुज गाइडेंस वाज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैंडीक्राफ्टेड? ठीक है, किसकी गाइडेंस में की गई थी? इसका उत्तर आपको बताना है यहाँ पर, नंदलाल बोस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 रियो ओलंपिक में किसने बैडमिंटन के लिए रजत पदक जीता? बिल्कुल, पीवी सिंधु। सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट अलोन किताब के लेखक कौन है? क्रिस्टीन हना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड ड्यूरिंग फिफ्थ वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2019 चाइना डेब्यूटेड अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री द इनोवेशन कैन दिस इनोवेशन कैन वर्क 24/7 व्हाट इज इट? ठीक है, 2018 में, नवंबर 2018 में चाइना ने जो एक नई इनोवेशन की जिसको आप 24 मतलब 24 घंटे सातों दिन जो है काम कर सकते हैं इससे। वो क्या नाम था इस इनोवेशन का जो उन्होंने दी थी? ठीक है,
एक क्या नया उत्पाद पेश किया था, उस उत्पाद का आपको नाम बताना है। पुराना करंट अफेयर है लेकिन फिर भी ठीक है। एआई न्यूज़ एंकर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर, ये जो है एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था चाइना ने। 96 क्वेश्चन, लाइम किस बैंक का मोबाइल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो वॉलेट, शॉपिंग, पेमेंट और बैंकिंग सेवा के लिए यूज़ किया जाता है? तो जो लाइम एप्लीकेशन है वो आपका एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है। बिल्कुल। भारत बैंकिंग में आरटीजीएस आईएफएससी का पूरा रूप क्या है? आरटीजीएस और आईएफएससी का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और आईएफएससी कोड का होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 98 क्वेश्चन देखिए, अब मैच करना है आपको, बुक्स को ऑथर से मैच करना है। ठीक है, बुक्स को ऑथर से मैच करना है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है सी, आप देख सकते हैं। और मैच करने का जो ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, अगर दो पता है तो बाकी दो को आप जो है कैसे सही कर सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। 99 क्वेश्चन, भारत में तीसरी नोटबंदी के दौरान कौन कौन से नोट जो है बंद कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे इकोनॉमी से? 500 और 1000 का नोट। ठीक है, 99 का सी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले देखिए। फायरवॉल इज यूज टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट साइबर क्राइम, बिल्कुल सही है, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करता है। एंटीवायरस सर्वर इज यूज टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट साइबर क्राइम, बिल्कुल, ये फैसिलिटी भी इसलिए प्रोवाइड की जाती है। राउटर यूज टू, नो, राउटर इसलिए नहीं यूज़ होता। राउटर तो नेटवर्किंग में यूज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ ये नहीं होता कि ये साइबर क्राइम को प्रिवेंट करे। अगला, आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम इज यूज टू, बिल्कुल, ये जो सिस्टम है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ये भी जो है प्रोटेक्ट करता है साइबर क्राइम को। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही, तीसरा गलत, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। सो गाइज, ये था आज के जो दो सेक्शंस हमने डिस्कस किए। फिर जो है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और बाकी जो रीजनिंग वाले टॉपिक्स हैं वो इसकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये पूरा का पूरा पेपर इंक्लूडिंग वो वाले सेक्शन जो मैंने अभी नहीं कराए हैं, दो सेक्शंस, वो भी आप जो है वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद जो है बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा इस पीडीएफ का, तो बिल्कुल आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड करें और देखें, पूरा पैटर्न समझें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरी जो है पूरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।